हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी का एक स्पेशल बैच। और सामान्य हिंदी के स्पेशल बैच में हम बात करने वाले हैं आपसे पहले ब्राह्म चिन्ह के बारे में। दोस्तों, ब्राह्म चिन्ह के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्म चिन्ह को लेकर हम बात करने वाले हैं आपसे। ब्राह्म चिन्ह क्लास फर्स्ट रहने वाली है। एक क्लास में ब्राह्म चिन्ह पक्के कराने की दोस्तों गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल पक्के। अगर आपने ब्राह्म चिन्ह की पूरी क्लास पढ़ ली परिवार एकेडमी पर, तो आपको कहीं पर भी ब्राह्म चिन्ह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। ब्राह्म चिन्ह का क्या मतलब है, अब हम आपको थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे समझाते हैं कि ब्राह्म का क्या अर्थ है। ब्राह्म का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो ब्राह्म का जो अर्थ होता है वो होता है आराम, जिसे आप विश्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्राम भी आप इसको बोल देते हैं। ठीक, इसी का हो गया ठहराव। क्या होता है दोस्तों? ठहराव। ठहराव होने के बाद ब्राह्म का मतलब हो गया। अब क्या है? चिन्ह को क्या क्या कह सकते हैं? चिन्ह को हम निशान कह सकते हैं, निशान। और चिन्ह को ही हम प्रतीक बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? प्रतीक। और फिर इसको हम संकेत भी बोल देते हैं। ठीक, अब क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कर लीजिए वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों? शेयर कर दीजिए। और बेल नोटिफिकेशन जो साइड में है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी क्या समझ में आया, हमने क्या समझाया आपको कि ब्राह्म का क्या अर्थ है, ब्राह्म का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ब्राह्म का मतलब आराम है, विश्राम हो गया, ठहराव हो गया दोस्तों। और चिन्ह का क्या मतलब हो गया, चिन्ह का क्या अर्थ हो गया? निशान, प्रतीक और संकेत के रूप। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि ब्राह्म चिन्ह की क्या परिभाषा है। ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा हम देख लेते हैं। क्या कि ब्राह्म चिन्ह की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा जरा परिभाषा पे भी ध्यान दे देते हैं। ठीक, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। जहाँ भाव की अभिव्यक्ति, जहाँ भाव की अभिव्यक्ति लिखित रूप में हो, लिखित रूप में हो, तो लिखते समय ठहराव, लिखते समय ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जहाँ भाव की अभिव्यक्ति लिखित रूप में है, तो लिखते समय ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह या निशान या जैसे संकेत, ये सभी एक ही नाम है। ठीक, जो चिन्ह, निशान या संकेत लगाए जाते हैं उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों?
उन्हें कहते हैं हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं, ब्राह्म चिन्ह कहते हैं, या उन्हें ब्राह्म चिन्ह बोल देते। ठीक, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल है, रोको मत जाने दो। ठीक, रोको मत जाने दो। इसी में दोबारा मैं एक बार इसको फिर लिख देता हूँ, रोको मत जाने दो। अब आप ये सोचेंगे मैंने एक सेंटेंस को 2 बार क्यों लिखा है दोस्तों। तो मैंने एक सेंटेंस को 2 बार इसलिए लिखा है, आप ध्यान दीजिए, अगर मैं रोको के बाद अगर यहाँ पे कोमा लगा देता तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो जाता है, और मैं रोको मत के बाद अगर सेंटेंस के बाद कोमा लगा देता हूँ तो इसका क्या अर्थ हो जाता है, ये आपको जानना है। पहले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, रोको। अब रोको के बाद आपको थोड़े समय के लिए ठहरना है, रोको मत जाने दो, यानी कि जो व्यक्ति या कोई व्यक्ति या मशीन है उसको रोक लीजिए, आप जाने नहीं देना है। तो रोको मत जाने दो, उस व्यक्ति को जाने नहीं देना है, उसको रोक लीजिए आप। ठीक, दूसरा सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अब उस व्यक्ति को रोकना नहीं है, आपको जाने देना है। वो जाता है जाए, उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। पहले सेंटेंस उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। मत का मतलब ही होता है नहीं से, उसको जाने नहीं देना। ठीक, सेंटेंस समझ में आया। अगर आपने गलती से भी कोमा थोड़े शब्दों से इधर उधर लगा दिया तो सेंटेंस का अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक, परिवर्तित हो जाता है अर्थ। तो चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 1 अल्पविराम चिन्ह के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम आपसे? अल्पविराम चिन्ह के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। अल्पविराम चिन्ह के बारे में, अल्पविराम चिन्ह के बारे में। अल्पविराम चिन्ह होता कैसा है? तो अल्पविराम चिन्ह जो होता है दोस्तों, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है मैंने, ये होता है अल्पविराम चिन्ह। ठीक, और इसी का जो अर्थ होता है ये होता है ठहराव। ठहराव का मतलब ये नहीं है कि इसी का अर्थ होता है, ये सारे ही बिंदु जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सभी में ठहराव ही, एक ठहराव की बड़ी भूमिका है। थोड़े समय के रुकने के लिए, थोड़ा विश्राम करोगे आप वहाँ पे, क्या करना है आपको? थोड़े समय के लिए रुकना है दोस्तों, थोड़ा सा विश्राम करना है, थोड़े समय के लिए रुकना। ठीक, तो इसमें पहली जो कंडीशन है अल्पविराम का प्रयोग। ठीक, अल्पविराम, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है दोस्तों। किसके साथ किया जाता है? शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है, शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक, शब्दों के साथ किया जाता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयोग होता है। समान नहीं है दोस्तों, समान आधार वाले शब्दों के साथ, समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, शब्दों के साथ प्रयुक्त
होता है। ठीक, समान आधार वाले शब्दों के साथ क्या होता है दोस्तों, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोग। अब जैसे में देख लेते हैं, जैसे। ठीक, जैसे का मतलब ये है कि सेंटेंस में हम इस चिन्ह का प्रयोग करें। ठीक, जैसे में राम कोमा मोहन कोमा सोहन तथा राम मोहन तथा सोहन तथा राकेश परस्पर भाई है। ठीक, राम मोहन सोहन तथा राकेश परस्पर भाई है, समान है। राम मोहन श्याम सोहन ऐसे परस्पर भाई है, इस तरीके का सेंटेंस हो गया। ठीक, या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा, मैं बाजार गया, लिखते रहिए साथ साथ, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, वहाँ से आलू गोभी मटर टमाटर व गाजर लेकर आया। तो राम मोहन सोहन तथा राकेश परस्पर भाई, समान व्यक्ति है, व्यक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति को प्रदर्शित करने के साथ साथ यहाँ पे इस चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आलू के बाद, गोभी के बाद, मटर के बाद इस चिन्ह का प्रयोग है परस्पर शब्दों में, यानी कि अल्पविराम पहली कंडीशन, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है, शब्दों के साथ किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन, अल्पविराम चिन्ह समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयोग होता है। समान आधार ही होगा, राम श्याम हो समान आधार है। गाजर, बाजार गया, मैं बाजार गया और वहाँ से आलू गोभी मटर टमाटर का गाजर लेके आया दोस्तों। तो समान आधार वाले शब्दों के साथ प्रयोग होता है अल्पविराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा ये जो है नंबर 2। ठीक, अब अल्पविराम के बाद हम बात करने वाले हैं अर्धविराम के बाद। किसके बारे में? अर्धविराम चिन्ह के बारे में, अर्धविराम चिन्ह। ठीक, अब अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो अर्धविराम चिन्ह जो होता है ये आधा, इस तरीके का चिन्ह, ये आधा होता है। इसका मतलब होता है आधा ठहराव। अब आधा है तो आधा ठहराव हो गया, क्या हो गया? आधा ठहराव। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? आधा ठहराव होता है। तो अब थोड़ी सी जैसे परिभाषा पे ध्यान दे देते हैं दोस्तों। अब परिभाषा क्या होता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए दोस्तों। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के साथ किया जाता है, वाक्यांश के साथ किया जाता है। ठीक, वाक्यांश के साथ किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के साथ में किया जाता है दोस्तों। ठीक, पहली कंडीशन होगी। दूसरा, अर्धविराम चिन्ह, ठीक, अर्धविराम चिन्ह में अल्पविराम चिन्ह से
दो गुना ठहराव लिया जाता है, लिया जाता है। जितना समय अल्पविराम चिन्ह को ठहरने के लिए लिया जाता है दोस्तों, उतना ही समय अर्धविराम चिन्ह को उससे दोगुने समय में अर्धविराम चिन्ह के लिए लिया जाता है। अल्पविराम में जितना आप समय लेते हैं ठहरने के लिए, उससे ज़्यादा क्या है अर्धविराम चिन्ह के लिए लिया जाएगा। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने कहा। ठीक दोस्तों, क्या है मैंने कहा, मैंने कहा था वह कल नहीं आएगा, वह कल नहीं आएगा। सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जिसमें गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, ठीक, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ठीक, सेंटेंस पूरा। अब आप ये कहेंगे इसमें अल्पविराम चिन्ह का तो प्रयोग किया ही नहीं, तो अब सेंटेंस पढ़िए। पहले कंडीशन पढ़ लीजिए आप। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के साथ में किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? वाक्यांश के साथ में किया जाता है। और इसमें क्या है? अल्पविराम से दुगना समय। तो मैंने कहा था, तो मैंने कहा था के बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। मैंने कहा था, आप ठहरोगे, अल्पविराम चिन्ह से ज़्यादा समय लोगे ठहरने के लिए, वह कल नहीं आएगा। ठीक, फिर अगला सेंटेंस है गांधी जी ने कहा, कहा के बाद फिर से रुकोगे आप और फिर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, ठहरोगे और फिर उसके बाद सदा सत्य बोलो। ठीक, इस प्रकार से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं कि किस चिन्ह का कहाँ पे बेहतरीन तरीके से प्रयोग होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो चलिए क्लास में बने रहिए और बात करेंगे हम अगले चिन्ह के बारे में, अगले विराम चिन्ह के बारे में। तो दोस्तों अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। नंबर तीन जो हमारा विराम चिन्ह है दोस्तों, ये जो विराम चिन्ह है नंबर 3, ये उपविराम है। क्या है दोस्तों? उपविराम। उपविराम। ठीक, उपविराम का दूसरा नाम है अपूर्ण विराम। क्या है दोस्तों? अपूर्ण विराम। ठीक, अपूर्ण विराम है। और ये चिन्ह कैसा होता है? ये दो बिंदु जो लगते हैं, जिसे आप विसर्ग कहते हैं। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे इसको विसर्ग ना कह करके अपूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, परिभाषा क्या है? उपविराम का प्रयोग मेरे साथ साथ लिखेंगे आप। उपविराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। शीर्षक के साथ किया जाता है। अब ये शीर्षक के साथ किया जाता है। अब आप कहोगे ये शीर्षक के साथ कैसे किया जाता है? मान लो जैसे हमने कोई शीर्षक देना, आपने कहानी पढ़ी होगी वहाँ पे। ठीक, दूसरी कंडीशन है इसका प्रयोग अल्पविराम से 3 गुना ठहराव के लिए होता है। बस थोड़ी सी एक लाइन आप लिखना चाहो लिखो। उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग अल्पविराम से 3 गुना ठहराव
ठहराव लेने के लिए किया जाता है, लेने के लिए लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो अपूर्ण विराम चिन्ह है इसका प्रयोग शीर्षक के रूप में किया जाएगा, और दूसरा जो है अल्प विराम चिन्ह जो है उससे 3 गुना ठहराव के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे में क्या। ठीक, जैसे में क्या मतलब अब क्या है, शीर्षक के रूप में लिखना है हमें। तो अब क्या है, शीर्षक क्या है, हमने मान लिया एक गदर एक फिल्म है। गदर एक क्या है, ये एक प्रेम कथा। क्या है ये दोस्तों, प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, कालिदास संध्या, वो ले लेते हैं हम, क्या है, कोरोना ले लेते हैं। कोरोना क्या ले लेते हैं, कोरोना की महामारी बहुत चली है दोस्तों, कोरोना ले लेते हैं। कोरोना क्या है, ये क्या है, एक ही महामारी। तो गदर एक प्रेम कथा होगी, तो ये शीर्षक हो गया ना। तो यहाँ पे हम इन 2 चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं, कोरोना के बाद और गदर के बाद हम इन 2 चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। तो यानी कि ये शीर्षक के रूप में है। शीर्षक क्या है हमारा, शीर्षक है हमारा गदर, और गदर है एक प्रेम कथा, एक कहानी, एक प्रेम कथा होगी। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से उप विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होगा, जिसे हम अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, आपको अच्छे समझ में आया। तो इसके बाद हम जो बढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं क्या, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 करने वाले हैं पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। पूर्ण विराम, अब ये पूर्ण विराम होता है, ये एक डंडा खींचेंगे, ये एक पूर्ण विराम है, या 2 डंडे खींच दो, ये भी एक पूर्ण विराम है। ठीक, थोड़ी सी ज़रा डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, पूर्ण विराम का प्रयोग, लिखते रहिए मेरे साथ, पूर्ण विराम का प्रयोग, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग या पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति, वाक्य की पूर्णता, कथन, बात के पूरा होने पर, बात के पूरा होने पर किया जाता अब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति में किया जाता है, वाक्य की पूर्णता में किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब किया जाता है। कथन बात के पूरा होने पर किया जाता है। कोई कथन है, कोई जो तुम्हारी उक्ति है या बात है दोस्तों, तो जब वो बात पूरी हो जाएगी तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तब हम इस चिन्ह का इसका क्या है, ये पूर्ण विराम में अर्ध विराम से 4 गुना, अर्ध विराम से 4 गुना समय ठहराव के लिए लिया जाता है।
मतलब अर्धविराम चिन्ह के 4 गुने ठहराव के समय लिया जाता है। जितना समय हम अर्धविराम चिन्ह में लेते हैं उससे 4 गुना समय पूर्ण विराम चिन्ह के लिए लेंगे। जैसे में देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। थोड़ा सा क्या है, एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस है राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, फिर भी मैं थोड़ा सा बेहतर करूँगा। दूसरा सेंटेंस है गीता गीत गाती। गीता क्या है? गीता गीत गाती। गीता गीत गाती। ठीक। अब सेंटेंस पूरा हो गया, तो पूरा होने के बाद हमने चिन्ह का प्रयोग जिसका करा, ये वाला जो चिन्ह है, जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया है दोस्तों, ये वाला चिन्ह, ये हमारा क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह है। इस वाले चिन्ह का जो प्रयोग किया हमने, ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक, समझ में आया कि वाक्य के पूरा होने के बाद हमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना है जब वाक्य समाप्त हो जाए। ठीक। नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्या चिन्ह लेने वाले हैं? अवरण। अवरण क्या लेने वाले हैं दोस्तों? अवरण। ठीक। अवरण या उद्धरण। ठीक, अवरण या उद्धरण चिन्ह। अब ये अवरण या उद्धरण चिन्ह क्या है? ठीक, इसे देख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इकहरा। इसे क्या कहते हैं? इकहरा। अब ये इक है और रा। इकहरा का मतलब है जहाँ पर ये सिंगल कोमा लगता है, ये दोस्तों सिंगल कोमा लगता है। और फिर रहता है दुक्कर। क्या होता है? दुख है रा। अब ये दुक्करा चिन्ह क्या है? जहाँ पे 2 कोमे लगते हैं ऊपर में दोस्तों, ये 2 कोमे लगे हैं, यहाँ पे दुक्करा चिन्ह, और इकरा में 1 चिन्ह। ठीक, ये क्या कहते हैं? ये इस प्रकार के चिन्ह कहलाएंगे। ठीक, तो हेडिंग बना के हम लिखेंगे इकरा चिन्ह के बारे में कि इकरा चिन्ह का प्रयोग कब होता है। इकरा चिन्ह। ठीक, इकरा चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये आपने ध्यान से देख लिया, तो चलिए पढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग लिखिए, इस मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए। इस चिन्ह का प्रयोग यानी कि इकरा चिन्ह का प्रयोग उपाधि, उपनाम, पुस्तक, कवि। इकरा चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह यानी कि इकरा चिन्ह का प्रयोग अवधि, उपनाम, पुस्तक, कवि, कवि की कविताएं यानी कि कविता, कवि की कविता, तथा अपने कथन व अज्ञात कथन के साथ अज्ञात कथन के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इकरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपनाम, पुस्तक, कवि की कविता या अपने कथन या अज्ञात कथन के बारे में, जिसे आपको दिखाना हो, इन्वर्टेड कोमे के बारे में आपको प्रदर्शित करना हो, वहाँ पे क्या है दोस्तों? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो
देख लेते हैं एग्जाम्पल में जैसे में नंबर 1, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। नंबर 1 लिखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता की क्या है दोस्तों? कुंजी। अब ये क्या है दोस्तों कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक, अगर मैं इन्वर्टेड यानी कि इकरा चिन्ह का प्रयोग कर दूँ, क्या कर दूँ? इकरा चिन्ह का प्रयोग ये कर दूँगा। अब ये यहाँ पे मैंने इकरा चिन्ह का प्रयोग किया तो ये हाईलाइट हो गया। यहाँ क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में हम आपको क्या है, मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से या आप समझ पाओ। लिखिए आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में नए पत्ते नामक कविता लिख। ठीक, अब हमें क्या है? इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इकरा चिन्ह या त्रिपाठी यानी कि त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी के बाद अगर हम निराला पे यहाँ पे प्रयोग करें तो निराला जो है, निराला से आप ये निराला से पहचान सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहा गया है। फिर इसके बाद नए पत्ते। तो नए पत्ते क्या है? ये उनकी कविता है दोस्तों। तो नए पत्ते उनकी कविता होगी। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे हमने इकरा चिन्ह के अंदर बंद कर दिया है। फिर नए पत्ते दोस्तों। ठीक, तो क्या चिन्ह है आपको अच्छे समझ में आया? तो पढ़ चलिए नेक्स्ट चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। अब दुकराह चिन्ह के बारे में। किसके बारे में? दुकराह चिन्ह के बारे में। तो हेडिंग बना के लीजिए, दुकराह चिन्ह। अब ये दुकरा चिन्ह क्या होता है, कैसे दिखता है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? ये इस तरह से दुकरा चिन्ह का प्रयोग मतलब ये दिखता है। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या कंडीशन है। आप लिखिए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या जैसे महान पुरुष होते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या महान पुरुष जैसे या आपके नेता हो गए के कथन के साथ में जो है दुकरा चिन्ह का प्रयोग। ठीक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष या महान पुरुष या नेता के कथन के साथ दुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या? किसी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य की पंक्ति के साथ दुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाए। ठीक, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी, जैसे सभी नारे हो गए आपके,
सभी नारे, ठीक, ध्येय, वाक्य, अधिकांश लोकोक्ति, के साथ दुग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाए, ठीक। जैसे मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता के साथ दुग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी प्रसिद्ध पुस्तक, काव्य की पंक्ति के साथ दुग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। सभी नारे, ध्येय, वाक्य, अधिकांश लोकोक्ति के साथ, ठीक। जैसे कि हम बात करें सत्य में जयते, नंबर 1, सत्य में जयते, ठीक। नंबर 2, नारा है जैसे दिल्ली चलो, क्या है, दिल्ली चलो, तो ये नारा है। यहाँ पे क्या करा है हमने, दुग्रह चिन्ह का प्रयोग करा, ठीक। इस तरीके नारे हो जाए या कोई कथन हो जाए, आपको पुस्तक, काव्य, पंक्ति कुछ ऐसी जो है हाईलाइट आपको करनी है, तो वहाँ पे जो है इस दुग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। समझ में आया? चलिए फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले नंबर की ओर, योजक चिन्ह। अब ये योजक चिन्ह क्या है, ठीक, किस तरीके से दिखाई देता है योजक चिन्ह, तो ये जो होता है माइनस की तरह, ठीक, माइनस की तरह ये जो होता है जिसे हाइपर आप बोलते हो, ये योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या कहाँ हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, तो देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या है। थोड़ी नोट्स बनाते चलिए, आप लिखिए। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, समासिक पद, संयुक्त क्रिया, शब्द युग्म के साथ, शब्द युग्म के साथ, इसके साथ शब्द युग्म, युग्म के साथ, शब्द युग्म के साथ योजक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है या किया जाता है, किया जाता है। अब कैसे कैसे किया जाता है ये देख लीजिए। जैसे में धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, या माता पिता के बीच, माता पिता, इस तरीके के जो इस तरह से जो शब्द होते हैं, इनके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसी ही चिन्ह को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक। इस तरीके के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं।
इसके बाद अब बात करने वाले हैं अगले चिन्ह के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? अगले चिन्ह के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अगले चिन्ह हेडिंग डाल लेते हैं। अब बात करेंगे हम नंबर 7 चिन्ह के बारे में। अब ये चिन्ह कैसे होते हैं देख लेते हैं ज़रा। बस मैं ज़्यादा आपको इसमें डेफिनेशन नहीं दूंगा, लेकिन चिन्ह के बारे में आपको डिटेल पूरी दूंगा दोस्तों। बने रहिए, परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। हेडिंग बना लीजिए। अब ये जो चिन्ह है 7 हो गया, नंबर 7 निर्देश या निर्देशन चिन्ह, ये कैसे होता है? ठीक, नंबर 8 के बाद करेंगे विवरण चिन्ह क्या होता है। क्या होता है? विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह कैसा होता है ये आपको बताएंगे। फिर नंबर 9 यानी कि 9 जो 9 नवा नंबर है उसके बारे में लोप चिन्ह। लोप चिन्ह। 10 लाघव चिन्ह। अब ये लाघव चिन्ह क्या होता है दोस्तों? लाघव चिन्ह ठीक दिखने में कैसे होता है लाघव चिन्ह? नंबर 11 आवृत्ति चिन्ह। क्या है? आवृत्ति चिन्ह। ठीक, देख लेते हैं इन चिन्ह के बारे में। तो जो नंबर 7 निर्देश या निर्देशन चिन्ह, ये किस तरीके के हैं? तो निर्देश या निर्देशन चिन्ह के बारे में बात करें तो आपने कहीं कहीं देखा होगा एक एरो चिन्ह बनता है, ये निर्देश चिन्ह होता है। या फिर जैसे 1 या 2 या 3 इस तरीके से आगे तक ये निर्देश चिन्ह के बारे के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग जो होता है निर्देश चिन्ह। अब विवरण चिन्ह कैसे? जो विवरण चिन्ह होता है, ये वाला जो मैंने चिन्ह लगाया है ये एक विवरणी चिन्ह। तो हमें जो है इस तरीके का ये जो चिन्ह है ये एक विवरण चिन्ह कहलाएगा। ठीक, जैसे आप नोट करके लिखते हो ना नोट, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या जैसे आप पता लिखते हो, ये जो चिन्ह होता है ये विवरण चिन्ह कहलाएगा। ठीक, विवरण चिन्ह के बाद अब हम बात करने वाले हैं लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह कैसे होते हैं? इस तरीके से, जहाँ पे इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ पे क्या है? लोप चिन्ह होता है। क्या होता है? लोप चिन्ह। ठीक, ये लोप चिन्ह होता है। अब लाघव चिन्ह क्या है? लाघव चिन्ह जो होता है दोस्तों ये ऐसे होता है, इतना। अब ये चिन्ह क्या है? आपने देखा होगा जब आप लिखते हो डॉक्टर और डॉक्टर के बाद इस जीरो का जो प्रयोग करते हो ये लाघव चिन्ह कहलाता है। ये जैसे आप प्रोफेसर लिखते हो तो प्रोफेसर के बाद इस डॉट का प्रयोग करते हो। आपने उत्तर प्रदेश लिखा और ऊ के बाद इस तरीके से लिख दिया, ये ही क्या होता है? लाघव चिन्ह कहलाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश में ये लाघव चिन्ह होता है। ठीक, आवृत्ति चिन्ह क्या है? अब आवृत्ति चिन्ह जो होती है इस तरीके से, ये आवृत्ति चिन्ह आप इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हो? आवृत्ति चिन्ह का। मान लो जैसे आपने एक सेंटेंस लिख दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मान लो किसका राइटर का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, क्या लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। फिर अगर मैं इसी के बाद दूसरा नाम लिख दूँ आपको, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी
प्रसाद के नीचे अब मैंने इस वाले चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो ये जो चिन्ह होया है, ये जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह हो गया? तो ये आवृत्ति है, मतलब शब्द की यहाँ पे आवृत्ति की। कौन से शब्द की? ये जो प्रसाद है, ये जो द्विवेदी शब्द है, इस शब्द की नीचे आवृत्ति हुई है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस शब्द की आवृत्ति हुई, तो इस प्रकार का जो चिन्ह होगा दोस्तों, वो आवृत्ति चिन्ह कहलाया जाएगा। कौन सा चिन्ह कहलाया जाएगा? आवृत्ति चिन्ह कहलाया जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे, अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, कितने हो गए थे हमारे नंबर में? यानी कि जो हमारे नंबर में हो गए थे 11, तो 11 के बाद अब बात करेंगे हम 12वें चिन्ह के बाद। अब ये होता है तुल्यता चिन्ह। और तुल्यता चिन्ह क्या होता है, इसको ज़रा थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तुल्यता चिन्ह क्या है, किस तरीके से तुल्यता चिन्ह हमको दिखाई देता है। ठीक, फिर इसके बाद में बात करेंगे हम नंबर 13 में कोष्टक चिन्ह के बारे में। इसके बारे में कोष्टक चिन्ह के बारे में, और ये कोष्टक चिन्ह कैसे होता है। ठीक, हिंदी में इन चिन्ह का बहुत योगदान है दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा इन चिन्हों का योगदान रहा। बहुत बड़ा इन चिन्हों का योगदान। मेरे साथ साथ आप नोट करते रहिए, समझते रहिए किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ तो होता है और कौन सा चिन्ह किस तरीके से दिखता है और कहाँ पे उन चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक, अब देख लो इन चिन्हों को, अब थोड़ा सा जो है देख लेते हैं तुल्यता चिन्ह कैसे दिखता है। आपने ये जो तुल्यता है, यानी कि तुलना करने वाला बराबर का जो चिन्ह आपने देखा होगा हमेशा, ये तुल्यता। मान लो तुल्यता है, जैसे मयंक लिख दिया मैंने, और मयंक के बाद इस बराबर वाले चिन्ह को प्रयोग कर दिया, इसके बाद लिख दिया चंद्रमा। चंद्रमा मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब चंद्रमा जो है उसके बराबर है। बराबर ही है। मयंक यानी कि मयंक की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार का जो चिन्ह है। और ये कोष्टक चिन्ह कैसा होता है, जो मैंने अभी ऊपर लगाया है, ये इस तरीके का कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह, ये सभी क्या है, कोष्टक चिन्ह। अब ये क्या है, त्रुटि पद चिन्ह, काकपद, हंस पद या विस्मरणीय चिन्ह। ये आपने एक लैम्डा सुना होगा गणित में, ये जो इस तरीके का चिन्ह होता है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा। अब मान लो इसका प्रयोग कैसे होगा, इस चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा। मान लो आपने ये क्या है सेंटेंस, क्या लिखा, राजा दशरथ के 4 अब मैंने ये लिखा राजा दशरथ के 4। अब 4 क्या थे, तो 4 थे उनके पुत्र। क्या थे? पुत्र। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके नीचे लिख दूँगा। ठीक, तो कौन से चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, आपको ये विशेष ध्यान देना। ठीक, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, आपका 15वां जो चिन्ह रहने वाला है, ये होता है इतिश्री चिन्ह। अब इतिश्री चिन्ह कैसे दिखाई देता है, ये अब हमको बताएं। इतिश्री चिन्ह किस तरह का दिखाई देता है। इतिश्री चिन्ह को आप समाप्ति चिन्ह भी क्या कहते हैं, समाप्ति चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है,
समाप्ति चिन्ह। अब इतिश्री चिन्ह को समाप्ति चिन्ह कहते हैं। ये कैसे दिखाई देता है? इस चिन्ह को देखने के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। कहीं कहीं आपने ऐसे ये, अगर कोई मान लो कहानी हो और उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया है, ये इतिश्री, मतलब आप कहानी क्या है समाप्त, या इस तरीके की चीज, इसका क्या है, यानी कि इतिश्री चिन्ह का प्रयोग कब होता है? कार्य के आरंभ के समाप्ति के बाद अंत में इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आपको पता चला इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। आज से पहले आपको इस बात का ज्ञान नहीं था। आपने अगर ये वीडियो देखी है दोस्तों तो कुछ आप सीख के जाओगे। अब अगले चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। अगला चिन्ह विसर्ग चिन्ह। अब ये विसर्ग चिन्ह कैसा होता है? इस चिन्ह को आप जो है बहुत अच्छे से जानें कि विसर्ग चिन्ह कैसे होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। और विसर्ग चिन्ह के बाद अनुस्वार जो चिन्ह होता है, जिसे अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं, वो कैसे होता है? ठीक, अनुस्वार चिन्ह कैसे होता है। फिर अगले चिन्ह की बात करेंगे, हलंत चिन्ह कैसे होता है। हलंत चिन्ह कैसे होता है या किस तरीके से दिखाई देता है, ये आपको देखो। ठीक, फिर अगला जो चिन्ह रहने वाला है नुक्ता चिन्ह। आपने ये चिन्ह इस तरीके से कहीं नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे तो आपको याद नहीं है। अब नुक्ता चिन्ह को एक दूसरा नाम है, क्या है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक, अब इतने सारे चिन्ह मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहीं भी और चिन्ह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ। इसके बाद जो हम बात करेंगे अर्धचंद्र चिन्ह के बारे में। अब ये अर्धचंद्र चिन्ह कैसे होता है? अर्धचंद्र चिन्ह हो गया, अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह हो, ये अर्धचंद्र चिन्ह होता है। अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह और अर्धचंद्र चिन्ह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों अलग होते हैं। ये विशेष ध्यान देना है आपको दोस्तों, ये दोनों चिन्ह अलग ही होते हैं। विसर्ग चिन्ह कैसे होता है? तो आपने देखा होगा ये ऊपर नीचे दो प्रकार की, ये विसर्ग चिन्ह। ठीक, प्रयोग कैसे करोगे? मान लो जैसे प्रातः लिखा है और संधि में विसर्ग चिन्ह में प्राय लिख दिया, पुनः लिख दिया, उसके बाद इस तरीके के जो शब्द होते हैं वहाँ पे विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अनुस्वार क्या होता है? हिंदी में अनुस्वार को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसी का अनुस्वार। ठीक, जैसे हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? अब मान लो जैसे संख्या लिखते हैं तो संख्या में इस वाले अनुस्वार का प्रयोग होता है। मयंक लिखा था अभी हमने पहले, मयंक में भी इसी अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक, अब हलंत कैसे होता है? हलंत होता है ये वाला चिन्ह। ठीक, इस वाले चिन्ह को हम हलंत। इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे हमने पाठ्य लिखा और ठे के बाद आधे शब्द को दर्शाने के लिए इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आधे शब्द को दर्शाने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह, ये कैसे होता है? नुक्ता का मतलब यही होता है, बस थोड़ा सा नुक्ता लगा दिया। जैसे हमने कोई शब्द नुक्ते, मान लो हमने क्या लिख दिया, कैसे ये लगा दी, अरबी भाषा वाले शब्दों में इन जो है चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे ख लिख दिया, यहाँ पर ग लिख दिया, जय लिख दिया, ये जो चिन्ह है, ये जो नुक्ता लगा है, अरबी फारसी वाले शब्दों में इसका चिन्ह का प्रयोग किया।
अब अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह कैसे होता है? आपने जो है इस तरीके से ये वाला देखा होगा, देखा है नहीं देखा जो, तो ये वाला जो चिन्ह होता है ये अर्धचंद्र बिंदु, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आपने आँख शब्द लिखा है तो आँख शब्द के ऊपर जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह है। जैसे आपने गाँव लिखा इस तरीके। अब अर्धचंद्र बिंदु अब अर्धचंद्र चिन्ह क्या है? तो बिंदु का मतलब ये जो अर्धचांद है, आधा चांद हमने बना दिया, अगर हम इसके ऊपर बीच में बिंदु लगा दें तो अर्धचंद्र बिंदु हो गया चिन्ह, अगर बिंदु नहीं लगाते तो अर्धचंद्र चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजी वाले शब्दों में काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसा कॉफ़ी लिख दिया हमने, हॉकी लिखा हो, इस तरीके के शब्दों में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले चिन्ह के बारे में। अगला चिन्ह है आपका नंबर कौन सा हो गया? 21 हो गए, कितने? 21 हो गए हैं। अब नंबर 22वां जो नंबर रहने वाला। ठीक, अब कौन सा नंबर हो गया दोस्तों? 22। अब ये जो चिन्ह ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसका प्रयोग आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। कहीं कहीं पर आपको इस चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है, या हम इस चिन्ह का प्रयोग कहीं कहीं करते हैं। रेखांकित चिन्ह या रेखांकन चिन्ह। ठीक, दोनों नाम आपको दोनों ही नाम याद करने। अब ये चिन्ह कैसे होता है? रेखांकित चिन्ह कैसे दिखाई देता है? रेखांकित चिन्ह जो है, रेखांकित चिन्ह मतलब एक रेखा है। अब ये रेखांकित चिन्ह है। ठीक, कैसे प्रयोग होता है, कहाँ होता है, देख लेते हैं। वाक्य या शब्द को हाईलाइट ठीक करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किया जाता। रेखांकित चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मान लो हमने कोई शब्द लिखा और उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट हमने कर दिया तो उस चिन्ह का प्रयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद नंबर 23 जो है 22 हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा दिखेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये इस तरीके से, बहुत आप अच्छे से। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं वाक्य के अंत में करते हैं। कब करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं। ठीक, वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता हो। ठीक, जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, पूछा जाता प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे शब्द इसमें कौन से आ जाते हैं? कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपसे
नंबर 24 चिन्ह के बारे में। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं। विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक, विस्मय बोधक चिन्ह। अब ये विस्मय बोधक चिन्ह कैसा होता है? एक डंडा खींचेंगे, इसके नीचे इस तरीके से जो चिन्ह होता है, ये विस्मय बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक, मेरे साथ लिखते रहिए आप। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, गिलानी या घृणा, गिलानी या घृणा या संबोधन, संबोधन, ठीक, या संबोधन, स्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकृति तथा स्वीकृति तथा स्वीकृति तथा आशीर्वाद का प्रयोग, आशीर्वाद का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते, ठीक। जब ऐसे सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, गिलानी या संबोधन, स्वीकृति, आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है, तब जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे मान लो आपने कोई सेंटेंस ले लिया, मान लीजिए जैसे आपने कोई सेंटेंस लिख देते हैं, भगवान, भगवान के बाद विस्मयवादी चिन्ह, भगवान करे आप सफल हो जाओ, ठीक, भगवान करे करे के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें, भगवान करे, क्योंकि करे के बाद हम लिखे हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे करें, आप सफल हो जाए, ठीक। इस तरीके के जितने सेंटेंस में विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या जैसे हाय, ठीक। उसके बाद अगला जो चिन्ह रहने वाला है दोस्तों हमारा, वो चिन्ह रहने वाला है रिक्त स्थान चिन्ह, ठीक। 24 हो गया, 25वां नंबर है, कौन सा रहने वाला है? रिक्त स्थान, रिक्त स्थान चिन्ह। अब ये रिक्त स्थान चिन्ह कैसे दिखाई देगा? आपने देखा होगा कहीं कहीं डॉट 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 इस तरीके से लगते हैं, या इस तरीके से ये जो चिन्ह दिखाई देता है, ये रिक्त स्थान चिन्ह, ठीक। मान लीजिए जैसे हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, अब सेंटेंस क्या लिख दिया? भारत की राजधानी लिख दिया ना, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी डॉट 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 के बाद में स्थित है, में स्थित है। अब ये जो खाली स्थान है, इसमें हमें क्या करना है? हमें भरनी है, यानी कि कहाँ राजधानी है, तो राजधानी कहाँ है? दिल्ली।
लेकिन ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसके नीचे, ये रिक्त स्थान, आपके जो जितने भी चिन्ह थे सारे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है एक बार फिर से ये वीडियो देखिए दोबारा से, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। शांत जो है अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और ध्यान से जो है एकांत में इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कहाँ पे मैंने क्या समझाया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। हमारी क्लास आपको बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, हमारा पढ़ाया आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने डाउट हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी कहें कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़े, परिवार एकेडमी से जुड़े। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।